नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं रामनरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में शैक्षिक एवं आर्थिक गतिविधियों से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए हम सब इसका अवलोकन करें, और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास का इतिहास भारत में अंग्रेजों के आगमन और उसके एक राजनैतिक सत्ता बनने के साथ ही प्रारंभ हो गया था। वास्तव में अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए वास्तविक प्रयत्न 1813 के चार्टर एक्ट से प्रारंभ किया। 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर खर्च किए जाने की बात की गई थी। आधुनिक शिक्षा के विकास में राजा राम मोहन राय का भी काफी योगदान रहा। दोस्तों, अंग्रेज भारत में आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए भी प्रयासरत रहे, किंतु उन्होंने अपना वाणिज्यिक पूंजीवाद का जो चरण है वो 1757 से 1813 ईस्वी के बीच के उपनिवेशवाद के प्रथम चरण के रूप में शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने इस चरण को आगे बढ़ाया, जिससे परंपरागत अर्थव्यवस्था का विघटन हुआ, दस्तकार व शिल्पकार बर्बाद हुए और विभिन्न प्रकार के चरणों के माध्यम से उन्होंने रेलवे लाइन से लेके कंपनी कारखाने आदि के विकास में अपनी भूमिका निभाई। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत की। इसके अलावा रैयतवाड़ी बंदोबस्त, मालवाड़ी बंदोबस्त आदि के माध्यम से देश में आर्थिक गतिविधियों को अंग्रेजों ने बढ़ावा दिया। हमने इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चिन्हित किया है, जो हर साल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम सब इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रश्नों के माध्यम से आपको पता चलेगा कि अंग्रेजों ने आर्थिक और शैक्षिक गतिविधियों को अंजाम देने के साथ साथ भारत से तमाम पूंजी का हस्तांतरण इंग्लैंड में किए। तो हमारा पहला प्रश्न है, सन 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी? इसके लिए हमारा ऑप्शन बी सही है, सर विलियम जोन्स द्वारा। फादर ऑफ इंडोलॉजी के नाम से मशहूर सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। प्रश्न 2, जोनाथन डंकन ने सन 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, वाराणसी में। 1791 में वाराणसी के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप वाराणसी में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। प्रश्न 3, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड मैकाले। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया।
भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो एवं एल्फिंस्टन ने किया था, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्वकर्ता थे। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित नहीं किया गया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, इलाहाबाद। 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई की स्थापना 1857 में की थी, जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न 5, भारत के किस वर्ग ने पश्चिमी संस्कृत को प्रारंभ में अपनाया? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन सी सही है, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानववाद से बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय समाज एवं धर्म सुधारकों ने इस नवज्ञान से प्रभावित होकर भीतर से हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न किया और अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा तथा तीर्थ यात्रा आदि को तर्क के तराजू में तौलकर धार्मिक एवं सामाजिक सुधार किए। प्रश्न 6, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1865 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1852 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले यह पहले भारतीय थे। इन्होंने अपने लंबे निबंध पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुरावस्था पर प्रकाश डाला तथा धन के बहिर्गमन अथवा धन के निकास सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन भी किया। प्रश्न 7, ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, दादा भाई नौरोजी। प्रश्न 8, किन राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम विकास सिद्धांत अर्थात ड्रेन थ्योरी दिया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न 9, आर्थिक निष्क्रमण सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन सी सही है, दादा भाई नौरोजी। प्रश्न 10, ब्रिटिश काल में कृषि भूमि का स्वामित्व किसे था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी को। ब्रिटिश काल में कृषि भूमि का स्वामित्व व्यक्तिगत कृषक को, जमींदार और ग्राम समुदाय सभी को था। प्रश्न 11, नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, 1859 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859 से 1860 ईस्वी तक हुआ। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में, संथाल विद्रोह 1855 से 1866 ईस्वी में तथा पावना विद्रोह 1873 से 1876 के बीच हुआ था। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। प्रश्न 12,
निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की थी। प्रश्न 13, 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने वाले का नाम क्या था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बीसवेदारी आदि विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। प्रश्न 14, ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर किया गया था, तो कहाँ किया गया था? इसके लिए हमारा ऑप्शन ए सही है, मद्रास और बंबई में। अस्थायी बंदोबस्त जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। उसके बाद यह व्यवस्था मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग, जो कि आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है, में लागू की गई। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए थे और ये प्रत्यक्ष रूप से या सीधे व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। प्रश्न 15, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, अंग्रेजों का समर्थन करने वाले कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू की गई थी। इसके तहत जमींदार, जिन्हें भू स्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, वो अपने क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली कर उसका 1/11वां हिस्सा अपने पास रखना और शेष हिस्सा कंपनी के पास जमा करना होता था। इस तरह अंग्रेजों का समर्थन करने वाले एक कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ था। प्रश्न 16, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में लागू अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के साथ किस गवर्नर जनरल का नाम जुड़ा है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न 17, हथकरघा उन्नयन के क्षेत्र में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, महात्मा गांधी। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किया, जिसका उद्देश्य गांव में हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करना था। प्रश्न 18, बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त निम्न में से किसने लागू किया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, वारेन हेस्टिंग। 1772 ईस्वी में पंचशाला, जिसे पंचवर्षीय बंदोबस्त भी कहते हैं, की शुरुआत बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने किया। उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया गया। पंचशाला बंदोबस्त खत्म होने पर 1777 ईस्वी में सालाना बंदोबस्त शुरू हुआ। प्रश्न 19, सन
1918 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन बी सही है, मदन मोहन मालवीय। 1918 ईस्वी में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से मदन मोहन मालवीय ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। प्रश्न 20, तालुकदारी व्यवस्था का संबंध कहां से था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, अवध से। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र का संबंध तालुकदारी या महालवाड़ी व्यवस्था से था। इसके अंतर्गत राजस्व व्यवस्था प्रत्येक महाल तालुक के साथ स्थापित की गई। किसानों के साथ यह व्यवस्था नहीं स्थापित की गई। प्रश्न 21, भारत में कब इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन ए सही है, 1912 ईस्वी। जे.एन. टाटा ने 1907 में तत्कालीन बिहार के जमशेदपुर वर्तमान झारखंड में टिस्को की स्थापना की। इसमें पिग आयरन का 1911 ईस्वी में, जबकि स्टील इस्पात का 1912 ईस्वी में उत्पादन प्रारंभ हुआ। प्रश्न 22, अंग्रेजों द्वारा भारत से धन निष्कासन के विचार की व्याख्या किसने की? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन सी सही है, दादा भाई नौरोजी। बहिर्गमन की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। इस प्रकार भारतीय दृष्टिकोण से बहिर्गमन का अर्थ था आयात की तुलना में अधिक निर्यात का होना। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एक अन्य प्रख्यात भारतीय नेता रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया। प्रश्न 23, बंगाल में कुछ दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए, उनमें से वे कौन थे? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, जुलाहे। प्राग ब्रिटिश भारत का नागरिक हस्तशिल्प अत्यंत विकसित अवस्था में था। देशी राज्यों और उनके अधिकार के ह्रास का हिंदुस्तान की शहरी दस्तकारी पर सीधा असर पड़ा, क्योंकि ये देशी राज्य शहरी दस्तकारों के सामान के सबसे बड़े खरीदार थे। भारत में कंपनी ने जुलाहों पर अत्याचार किया और कम मूल्य पर वस्त्र तैयार करने पर बल दिया। कंपनी ने पेशगी रुपए देने की प्रथा चलाई, जिसे ददनी प्रथा कहते हैं, और बदले में एक शर्तनामा लिखवा लेते थे कि एक निश्चित समय में, निश्चित मात्रा में और निश्चित मूल्य पर कपड़ा दे देंगे। इस तरह अंग्रेजों के अत्याचारों से परेशान होकर जुलाहों के हजारों परिवारों ने अपना पेशा छोड़ दिया और मजदूरी करना प्रारंभ कर दिया। प्रश्न 24, उद्योगों से संबंधित सिफारिशें किस समिति ने दी थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, हालैंड समिति। हालैंड समिति ने उद्योग से संबंधित सिफारिशें दी थी। प्रश्न 25, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्थापना कब हुई? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन डी सही है, 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्थापना हुई थी। प्रश्न 26, भारत में पहला चाय बागान असम में कब लगाया गया? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन ए सही है, 1835 ईस्वी।
भारत में पहला चाय बागान असम में 1835 ईस्वी में लगाया गया और भारत में इसका उत्पादन शुरू हुआ। प्रश्न 27, भारत में उत्पादित चाय सर्वप्रथम लंदन में कब बेची गई? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन सी सही है, 1838 ईस्वी में। भारत में उत्पादित चाय 1838 ईस्वी में लंदन में बेची गई। प्रश्न 28, जे.एन. टाटा द्वारा 1877 ईस्वी में एक्सप्रेस मिल कहाँ प्रारंभ की गई? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन सी सही है, नागपुर। जे.एन. टाटा द्वारा 1877 ईस्वी में एक्सप्रेस मिल नागपुर में प्रारंभ किया गया था। प्रश्न 29, भारत की सर्वाधिक इस्पात उत्पादन करने वाली कंपनी का क्या नाम है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन ए सही है, सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल भारत की सर्वाधिक इस्पात उत्पादन करने वाली कंपनी है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, महालवाड़ी पद्धति का जन्मदाता कौन था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन बी सही है, हार्ट मैकेंजी। तालुकेदारी या महालवाड़ी पद्धति का जन्मदाता हार्ट मैकेंजी था। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आपके लिए हमने आज के सवाल भी दिए हैं, उन्हें हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। हमारा पहला प्रश्न है, नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था? प्रश्न 2, भारत में कब इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों, शीघ्र ही मैं आपके लिए एक अच्छे वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। आप अपनी तैयारी इस लॉकडाउन पीरियड में करते रहें और वर्तमान में जो शिक्षक भर्ती चल रही है उस पर भी नजर बनाए रखें। और अन्य जो भाई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी करते रहें, जिससे उन्हें समय का अभाव न महसूस हो और उन्हें परीक्षा में सफलता जरूर मिले। हमें आशा है आप अपनी पढ़ाई जरूर नियमित कर रहे हैं। तो हमें वीडियो समाप्त करने की इजाजत दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।